हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाययूरेटिक्स के बारे में, जो कि हमारे फार्माकोलॉजी यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? ड्रग्स यूज इन द यूरिनरी सिस्टम। तो जिसमें जो हमारा टॉपिक पहला वो क्या है? डाययूरेटिक्स, और इसके हमारे जितने भी मैकेनिज्म है वो सारे हम एक ही वीडियो में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डाययूरेटिक्स क्या होते हैं। तो डाययूरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने हाइपरटेंशन में भी पढ़ा था कि जो डाययूरेटिक्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कहते हैं, डाययूरेसिस कॉज करवाते हैं। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो यूरिन का फ्लो होता है, यूरिन का आउटफ्लो होता है वो बढ़ जाता है, दैट्स कॉल्ड डाययूरेसिस। और उसी आउटफ्लो के साथ आपके बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, लाइक आदि कैल्शियम होते हैं, सोडियम होते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं उसी यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी के अंदर जो आपका कॉन्ट्रेक्टिलिटी होता है, रिलैक्सेशन वगैरह होता है, वो सब इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले डाययूरेटिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रेनल रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है। और क्योंकि जो डाययूरेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, रेनल रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले हमको नेफ्रॉन के बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद हम डाययूरेटिक के बारे में आते हैं। तो बेसिकली आपका एक नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म के साथ साथ कौन सी कहाँ पे ड्रग कितने यूज की जाएगी ये भी आपको यहाँ पे बताते चलूंगा। सबसे पहले बात आती है कि कहाँ हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो होता क्या है, जो आपकी किडनी होती है उसमें आपके 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर नेफ्रॉन का एक अलग फंक्शन होता है, मतलब फिल्टर करने का अलग अलग फंक्शन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लड होता है इस रेनल ट्यूब्यूल से आकर के इस ग्लोमेरुलस फिल्टर, मतलब आप इसको अच्छे तरीके से जानते हो कि इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये आपके रेनल ट्यूब्यूल्स है, रेनल ट्यूब्यूल्स से होकर के जो आपके ब्लड होंगे, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वाटर होंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ होंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर छन्नी, जैसे फिल्ट्रेशन, सेपरेशन का मतलब समझते कि बांटना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा वो इससे फिल्टर होके पास आउट हो जाएंगे। जैसे आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हीमोग्लोबिन आपके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, तो ये सब क्या होते हैं कि इस फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और फिर ये क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपकी ये दोबारा आपकी ट्यूबल्स है जिसमें आर्टरी वेन होती है, ये फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं इस फिल्टर को आउट करके इस चैम्बर में चले आते हैं। तो उसमें जैसे आपके CO2 हो गए, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि इस फिल्ट्रेशन के माध्यम से, इस फिल्टर मीडिया के माध्यम से ये हमारे इन ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके ब्लड से पूरे सोडियम को निकाल दिया जाए तो क्या होगा कि आप एकदम रिलैक्सेशन में चले जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। तो उस सोडियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये फिल्टर हो गया, क्योंकि हमारे 20 लाख से नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर हो जाएंगे। फिर हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड किया जो इसमें हमारे कई सारे मटेरियल है ब्लड, वो आया यहाँ पे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, और हमारा क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या हुआ कि इस फिल्टर माध्यम को क्रॉस करके आपके इस ट्यूब्यूल्स में आ गए। अब इस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक नली जुड़ी होती है, ठीक है, ये ब्लड यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर आपका ब्लड जा रहा है फिर से रिसर्कुलेशन के लिए, और इसी से आपकी क्या जुड़ी होती है, आपकी एक टाइप की नली बोल सकते हैं। और ये जो नली होती है एज इट इज ऐसे पूरी की पूरी जितना में ये गया हुआ कलेक्टिंग डक्ट लेकर के वहां तक ये जुड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे उसके मैकेनिज्म के साथ में समझते हुए कि कहाँ कितना होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो कहता है कार्बोनिक अनहाइड्रेट का होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेट का क्या मतलब होता है कि HCO3 जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट वगैरह, अभी आप इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज कंफर्म करते चलनी है कि सबसे पहले जो ट्यूब्यूल्स में हमारा रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वो HCO3 का होता है। अब यहाँ पर अगर हमको इसको इनहिबिट करना है तो आपको कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनहिबिटर का यूज करके, डाययूरेटिक ड्रग होती है, इसलिए जो हमारी कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनहिबिटर ड्रग होती है वो यहाँ पर काम करती है इस जगह पर सबसे प्राइमरली। तो इसलिए सबसे प्राइमरली किसका यूज करते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम का 65 से 70% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम क्या होता है कि जैसे कि हमने आपको जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे थे, या हमने आपको जब उसको डायलिसिस वगैरह डायलिसिस एनेस्थीसिया के बारे में बताया था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर सोडियम आपका इस मतलब कहने का क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर जंक्शन से इंट्रा सेल्यूलर जंक्शन में आता है, तभी जाकर के कॉन्ट्रेक्शन होता है वहाँ पे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम इंट्रा सेल्यूलर जंक्शन में सोडियम को आने ही ना दे, तो वहाँ पर हमारा क्या जाता है, रिलैक्सेशन होता है। ये आपने टेकीकार्डिया वगैरह में भी पढ़ा होगा, मतलब जो हमने एरिथमिया आपको टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर भी आपको बताया था कि सोडियम इन्फ्लुएंस करके अगर इनसाइड द सेल आ जाता है तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, अगर वो ईसीएफ में रह जाता है तो वहाँ पर हमारा रिलैक्सेशन ही रहता है। तो उसी प्रकार से जो सोडियम होता है वो क्या होता है, 65 से 70% यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होकर हमारे फिर से ब्लड में आ जाता है। अब बचता कितना है हमारे 30%। अब सोडियम का क्या रोल है यहाँ पे डायरेटिक में या ब्लड प्रेशर में, ये हमने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के बारे में जब पढ़ा था हमने आपको ऊपर बता दिया था। बेसिकली हमको यहाँ पे डायरेटिक के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम कार्बनिक अनहाइड्राइड इनहिबिटर दे देंगे तो ये जो 65 से 70% का जो सोडियम का लेवल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सीधा के सीधा करने के रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और 65 से 70% जो होगा ये डायरेक्टली ऐसे ट्यूबल्स होकर आपके यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। अब बात आती है कि हमारे जो लूप ऑफ हेनले में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे किस टाइप के मेडिसिन यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका 70% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर क्या होता है कि लूप डायरेटिक काम करता है, और यहाँ पे जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो ट्यूबल्स में हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, वो 25% होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 95%। अभी ड्रग को भूल जाइए, बस हमको यहाँ पे मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं कि नेफ्रॉन का काम क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या 25% यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें, आपके ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंसिंग नहीं हुई। साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पोटेशियम भी होते हैं, ठीक है, सोडियम भी होते हैं, उसके बाद आपके कैल्शियम भी होते हैं, क्लोरीन भी होते हैं, मैग्नीशियम भी होते हैं। तो इन सबका रीअब्जॉर्प्शन आपके ब्लड के अंदर होता रहता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सोडियम की, ठीक है। अब यहाँ पे 25% सोडियम क्या हो गया, आपके ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो गया। अब इस सोडियम को रोकने के लिए कि ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि अगर ब्लड रीअब्जॉर्ब होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर मतलब यहाँ पे इसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डाययूरेटिक का काम करता है कि आपके यूरिन के एक्सक्रीशन को आउटफ्लो कर देना, डायूरेटिस कर देना। डायूरेटिस का मतलब क्या होता है कि आपके यूरिन में सोडियम को लेवल को बढ़ा देना, जिसकी वजह से आपके बॉडी में उपस्थित एक्स्ट्रा सोडियम क्या हो जाए, यूरिनेशन के माध्यम से बाहर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रग आपकी यूज की जाएगी वो डायरेटिक। तो अगर आपने कार्बनिक अनहाइड्रेट ड्रग नहीं यूज की, उसकी जगह आप लूप डायरेटिक यूज की, तो आपका 100% सोडियम में से 25% सोडियम वो आपका ब्लड में नहीं जाएगा, वो आपका किस में चला जाएगा, आपका डायरेक्टली किस में चला जाएगा, यहाँ पे यूरिन के फ्लो में चला जाएगा और आपके बॉडी से आउट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा अभी 95% मामला क्लियर जाए, 25% लूप डायरेटिक मतलब लूप ऑफ हेनले में, और जो हमारा 70% था वो कार्बनिक अनहाइड्रेज चैम्बर में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ पड़ते हैं, जैसे 5% 2% जो बचते हैं। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर ये थायाजाइड मतलब इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम का 5% आपके ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थायाजाइड, जिससे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है, क्लोरोथायाडीन होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, थायराइड के ड्रग होते हैं, जो कि अभी हम आगे चल के इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि इस नेफ्रॉन्स के अंदर हमारी कौन सी ड्रग कहाँ पे यूज कर, मतलब साइट ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का साइट ऑफ एक्शन होता है, यहाँ पे लूप ऑफ डायरेटिक का होता है, यहाँ पे थायाजाइड का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 5% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके ब्लड के अंदर, ये थायाजाइड जो होते हैं उसको भी रोक देते हैं और नहीं होने देते हैं, ये डायरेक्टली जाकर आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। अब उसके बाद कुछ बचते हैं, जैसे हमारे कुछ, जैसे हमें 65% एक वेरिएशन दिया गया है, तो यहाँ पे जितने भी बचेंगे वो क्या जाएंगे, हमारे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के द्वारा ये क्या करेंगे, इसको रोक लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका होता है कलेक्टिंग डस्ट से क्या होता है कि 1 से 2% के कम, उससे कम ही होता है, 2% से कम होता है, 1% से ज्यादा होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन आपके ब्लड के अंदर कर लिया जाता है। तो इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक का यूज करते हैं। सबसे अच्छी जो ड्रग होती है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि पोटेशियम के लेवल को आपके ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है और सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन ये क्या करती है, एक्ट एज वीक डायरेटिक की तरह से काम करती है। वीक डायरेटिक का क्या मतलब होता है कि ये तुरंत काम नहीं करेगी, इसका जो एक्शन आने में टाइम लगेगा 4 से 5 दिन लग जाता है। इसीलिए जो सबसे अच्छी दवा मानी जाती है उसको लूप डायरेटिक के नाम से आती है, जिसमें लाइसिक्स, फुरेसामाइड वगैरह आती है।
उसका यूज हम अधिकतर करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए या डायलिसिस कॉज कराने के लिए। तो आई होप आपको जो नेफ्रॉन का बेसिकली जो इसका फंक्शन क्या होता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है इसके बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज यहाँ पे मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं था तो आप जाकर के हमारा हाइपरटेंशन का डायबिटिक का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने आपको कैसे सोडियम रिफ्लेक्स होता है इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप बेसिकली आइए, आपका जो मेन टॉपिक है डायबिटिक। तो जो डायबिटिक होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे एजेंट जो डाययूरेसिस कॉज करवा देते हैं, दैट्स कॉल्ड डाययूरेटिक। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है कि यूरिन के आउटफ्लो को या एक्सक्रीशन को ये बढ़ा देते हैं। एंड क्या करते हैं नेट्रोयूरेसिस। नेट्रोयूरेसिस का मतलब क्या होता है कि उसमें सोडियम, मतलब आपके यूरिन में सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है और ये कहता है यूरिन के साथ ही ये आपके बॉडी से बाहर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड नेट्रोयूरेसिस। तो डायबिटिक ऐसे एजेंट होते हैं कि डाययूरेसिस कॉज कराते हैं एंड नेट्रोयूरेसिस भी कॉज करवाते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक जनरल टर्म में जानना चाहें तो डायबिटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके बॉडी में उपस्थित या स्थित वाटर एंड सोडियम के लेवल को क्या करते हैं आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करके उसको एलिवेटेड लेवल को लो कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड डाययूरेटिक्स। एंड क्या होता है कि जो डायरेक्टली क्या होता है कि ये आल्सो एक्सक्रीट आउट करते हैं, कैल्शियम को भी करते हैं, क्लोरीन को भी होते हैं, बाइकार्बोनेट को भी करते हैं, मैग्नीशियम को भी करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड को भी करते हैं, फास्फेट आयन को भी करते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं कि ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंसिंग बनी रहती है। अब यही जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसका मतलब कहने का क्या है, जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको क्या होता है कि डायलिसिस करवानी पड़ती है, ठीक है। उसी डायलिसिस के माध्यम से फिर आपका ये इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन होता है। ये डायलिसिस अलग की बात है। अब बात आती है हमारे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब जो डायबिटिक का क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर लिया गया है। तो ये जो बेसिकली क्लासिफिकेशन ने केडी त्रिपाठी से लिया गया है, बट इस क्लासिफिकेशन में हमको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमको थोड़ा मेडिसिनल टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं, साथ में हमने इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो डायबिटिक होता है उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसकी पोटेंसी के आधार पर, मतलब जो ये क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं तो अगर सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी होगी कि द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोटेंसी ऑफ द डायबिटिक, मतलब जो डायबिटिक की पोटेंसी का मतलब क्या होता है उसकी कंसंट्रेशन या वो कितने अधिक क्षमता तक काम कर सकता है, उसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है हाईली पोटेंट, मतलब ऐसे ड्रग्स या ऐसे डायबिटिक की जो क्या करते हैं हाईली पोटेंट, मतलब रैपिडली एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उनको बोलते हैं हाईली पोटेंट। ये क्या करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को या क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं। अभी चल के हम आगे मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होते कैसे हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। इसमें जो ड्रग होती है वो सल्फोनिल डेरिवेटिव, जिसको लूप डायरेटिक, तो आपका सल्फोनिल डेरिवेटिव आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में, और जो लूप डायरेटिक है ये भी हमारे आपको जस्ट बताया कि ये फार्माकोलॉजी के उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर, जहां पर 25% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, उसके तरीके से आप यहाँ पे लूप डायरेटिक लिख सकते हैं। इसमें जो ड्रग आती है वो आती है फ्यूरेसामाइड। फ्यूरेसामाइड एक ऐसी पोटेंट ड्रग है जिसको क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट IV रूट से दे देते हैं और 5 मिनट के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 से भी अधिक है तो वो क्या जाता है डाउन हो जाता है। मैं आपको इसकी एक खास बात बताता हूं कि आप मैनिटॉल का IV फ्लूइड लीजिए, ठीक है, जो ग्लूकोज की बोतल में आता है, उसको आप क्या कीजिए बॉडी इन्फ्यूज करके IV इन्फ्यूज करके उसको पेशेंट को आप क्या कीजिए चढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए 2 इंजेक्शन लगाइए फ्यूरोसामाइड के। अगर उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 200 से भी अधिक होगा तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है ब्यूमेटानाइड आती है, उसके बाद एथिक्राइसिलिक एसिड आती है एंड टोरिसामाइड आती है। तो ये हमारी करते हैं लूप डायरेटिक होती है। ये क्या सिंपली क्या करती हैं कि जो हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है इसको ये क्या करती हैं ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं। उसके बाद आता है हमारा मीडियम एफिकेसी या मॉडरेट पोटेंट। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जल्दी ना, मतलब बहुत जल्दी नहीं काम करती है और ना बहुत टाइम लगाती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपना पोटेंट समय लेती है। जैसे ये क्या करते हैं सीधा सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ये क्या कहते हैं ब्लॉक करती है, इनहिबिट कर देती है। इसमें जो ड्रग आती है थायाजाइड या बेंजोथायाजाइड। थायाजाइड मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे 5 जो थायाजाइड का जो हमारा एक्शन होता है वो कहता है 5% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसे एजेंट जो 5% सोडियम को एब्जॉर्प्शन को भी रोक लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं थायाजाइड। और अगर मेडिसिन में हम देखेंगे तो इसको बेंजोथायाजाइड क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया गया है। अब इसमें जो ड्रग आती है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजोथायाजाइड एंड इंडिपामाइड, ये सब हमारी क्या होती है इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा हमारी ड्रग होती है वो क्या होती
हैं जो ऐसे ड्रग्स जो थायराइड कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक होती है। उसमें आता है आपका क्लोरथाइलिडोन होता है, मेट्रोलोजोन होता है एंड इंडिपामाइड आता है। उसके बाद आता है वीक या माइल्डली पोटेंट। ऐसे डायरेटिक जो क्या होता है कि माइल्ड पोटेंट होती है, मतलब उतने कहने का मतलब क्या, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उतनी रैपिडली आपके बॉडी के ऊपर नहीं दिखाई देता है, धीरे धीरे काम करती है। जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जैसे शुरुआत का यही होता है, 65 से 70% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन आपका इसी चैम्बर में होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज के द्वारा। अब उसी को क्या कहते हैं, आप इनहिबिट कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो यूरिनेशन के माध्यम से आउटफ्लो हो जाएगा और आपका वहाँ पर जो ट्यूबल्स होगा वो आपका खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा। इसमें जो आपके ड्रग्स होती है वो तो एसिटोजोलामाइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक। तो ऐसे डायरेटिक जो पोटेशियम के लेवल को आपके ब्लड के अंदर रिकन्वर्ट कर दे, मतलब पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा दे। बाकी का जो होता है आपका सोडियम मैग्नीशियम इन सब का क्या होता है, इन सबको इलिमिनेट करवा दे या एक्सक्रीट आउट करा दे। ऐसे एजेंट को बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक। इसमें आता है स्पाइरोलेक्टोन, ट्राइमेट्रिपिन एंड एमाइल्डोराइड, ये सब हमारे क्या है, पोटेंट ड्रग है। उसके बाद आता है जेंथियन डेरिवेटिव, जिसमें थियोफाइलिन एंड एमाइलोफाइलिन। ये जो जेंथियन डेरिवेटिव होते हैं इसको बेसिकली यूज नहीं किया जाता है जनरल टर्म में, क्योंकि ये जो होती है आपकी ब्रोंको डायलेशन टाइप की ड्रग होती है। ये डायरेक्टली क्या कॉज करा सकती है, अगर मतलब जैसे जो आपके हार्ट मसल्स होते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन कॉज करवा सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के मरीज ऐसे होते हैं अगर उन्होंने आपको थियोफाइलिन का इंजेक्शन दिया तो उनको क्या जाएगा, उनका जो हार्ट की मसल्स होगी वो क्या जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, इसकी वजह से उनको दिक्कत है। इसलिए इस जेंथियन डायरेटिक का यूज हम नहीं करते हैं। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक, जिसमें आपका मैनिटॉल आता है एंड यूरिया आता है। मैनिटॉल का नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने मेडिकल टर्म में, और जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको मैनिटॉल का हम क्या करते हैं, उनको आईवी इन्फ्यूजन करके ग्लूकोज की बोतल की तरह से उसको हम आईवी इन्फ्यूज करते हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। सबसे पहला जो कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर इसलिए रखा गया, हम लूप डायरेटिक सबसे पोटेंट होती है लेकिन उसको नहीं रखे, क्यों, क्योंकि जो कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं वो हमारी शुरुआत के में ही काम आती है। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला चैम्बर बना वो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का बना है, तो इसीलिए हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेज रिसेप्टर होते हैं या वहाँ पे जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब जब उसको इनहिबिट करेंगे तो इसके माध्यम से कोई भी आयन क्या होता है, फिल्टर होकर आपके ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के समय मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे, तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ से इनहिबिट कर देंगे, इस चीज़ को आप इनहिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका ब्लड के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, किसी भी कार्बनिक अनहाइड्रेज या HCO3 का यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो यही बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, उसके जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या होता है आपका जैसे ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए ये क्या है, बेसोलेट्रल है, ये क्या है आपका ल्यूमिनल। बेसोलेट्रल का मतलब होता है ब्लड है और यहाँ पर आपका क्या है, यूरिन है। तो यहाँ से फिल्टर होकर के ये यहाँ पे जाएगा, या अगर यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ और ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा ट्यूब्यूल्स में आया तो यहाँ से फिल्टर होकर के ये यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली हम दोनों तरफ से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, उसके फिल्ट्रेशन के माध्यम से यूरिन के ट्यूब्यूल्स में आ गए। अब ट्यूब्यूल्स में आ गए तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन आया। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये सोडियम हमारा चैनल है। ठीक है, ये सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल है। अब इस सोडियम पोटेशियम चैनल को ये क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। ये आगे की बात है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या समझना है कि ये कैसे वर्क करती है। तो जो ये HCO3 है और यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, इसको यहाँ से ला करके मतलब फिर से आपके यूरिन में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड में हमारा हाइड्रोजन होता है। तो जैसे हमारा वहाँ से फिल्टर होकर हाइड्रोजन भी आ गया, तो जब ये HCO3 और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे बाइकार्बोनेट आयन, जिसको आप बोलते हैं H2CO3। अब ये जो H2CO3 होंगे वो किस में बता देंगे, H2O में और CO2 में चेंज हो जाएंगे। अब जब ये H2O और CO2 में चेंज हो जाएंगे तो ये जनरली क्या हो जाएंगे, इसका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर का जो पेनिट्रेशन होता है और जो CO2 इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट आयन। अब जब यहाँ पर H2O CO2 में टूटा तो ये क्या जाएगा, इनर चैम्बर में प्रवेश कर जाएगा। अब जब यहाँ पे ये इनर चैम्बर में प्रवेश कर जाएगा तो ये फिर CO2 और H2O दोनों मिलकर आपका क्या बना देंगे, H2CO3 बना देंगे। और H2CO3 के बाद क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये HCO3 और H+ में टूट जाएंगे और ये H+ यहाँ पर फिर से चला जाएगा, HCO3 H+
से H2CO3 बनाने में, और जो HCO3 है ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा तो इसके जो कंसंट्रेशन होगी आपके ब्लड में बढ़ जाएगी और यूरिन में घट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसीटाजोलामाइड का यूज करते हैं, और इस जो हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल है इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप इसको ब्लॉक कर दें तो दो चीज होगी। पहला चीज क्या होगा, जो सोडियम आपका होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज के द्वारा एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो सोडियम आपका ब्लड में नहीं जाएगा, सोडियम पहली बात यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका HCO3 आयन है, यहाँ से जब हाइड्रोजन आपका जा नहीं पाएगा तो HCO3 आयन H+ से रिएक्ट करके H2CO3 नहीं बना पाएगा। अब जब H2CO3 नहीं बना पाएगा तो H2O और CO2 में नहीं कन्वर्ट होगा। जब H2O और CO2 में नहीं कन्वर्ट होगा तो ये हमारा बेसिकली अंदर या इनर्ट या ये हमारा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो सिंपल मैकेनिज्म था इसका यही था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी मतलब बाइकार्बोनेट आयन को या कार्बोनेट आयन को हमने ब्लड में जाने से रोक लिया बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को भी यहाँ पे इनहिबिट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर हम सोडियम पोटेशियम चैनल को भी इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैकेनिज्म था। तो जो एसीटाजोलामाइड क्या होता है, इनहिबिट बोथ मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज देयर बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एसिड फॉर्मुलेशन। मतलब यही जो आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मुलेशन होता है यही यहाँ पे नहीं होने देता है, यही इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मैकेनिज्म होता है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सब कुछ जान लिया कि कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बेसिकली जो हमारी दवाइयाँ होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके ही हमको अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कराने की कोशिश करती है। तो जो हमारा सबसे पहला जो CNS पे होगा, जो एसीटाजोलामाइड होता है वो रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ द CSF कैटालाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैंस यूज इन द सेरेब्रल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि रिटार्ड मतलब क्या करेगा, जो आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके कैटाबिलम मतलब उसके फॉर्मेशन को रिटार्ड का मतलब क्या होता है, कम कर देगा। जिसके वजह से क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जब उसकी कमी हो जाएगी तो इसी की वजह से आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपने जब पढ़ा होगा, आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, ब्रेन में आपने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट देखा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी देखा और साथ में फास्फोरस भी हमारे रहते हैं। तो जब हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का लेवल घट जाएगा तो वहाँ पे CSF का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है सेरेब्रल मतलब डिसऑर्डर में भी इसका यूज किया जाता है। ऑन डायरोसिस, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि डायरोसिस की तरह ये क्या करता है कि हमारे यूरिन को एल्कलाइन कर देता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ऑन आई, तो जो एसीटाजोलामाइड है वो क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है कि जो आपके आई होते हैं वहाँ पर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो चूंकि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो ये ग्लाउकोमा में भी यूज की जाने वाली ड्रग है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो जिसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो ओरल रूट होता है। बायोबिलिटी इसकी 100% होती है, हाफ लाइफ इसका 6 से 9 घंटे होता है, और इसका जो एलिमिनेशन होता है वो यूरिन के माध्यम से होता है। क्योंकि यूरिनेशन इस बढ़ा देता है, और यूरिन के माध्यम से बेसिकली जो डायरेटिक होते हैं वो यूरिनेशन के माध्यम से, कुछ ऐसी डायरेटिक्स होती हैं जो उससे कुछ पार्ट आपके बाइल एसिड के द्वारा सीक्रेट आउट होते हैं, बट बेसिकली सारे के सारे ऐसे जो ड्रग्स होती हैं जो हमारे डायरेटिक के अंतर्गत आती है वो हमारे यूरिन से ही एलिमिनेशन होती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाना। ये जाहिर सी बात है कि वो अगर वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, फीवर आ सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ द रेनल फंक्शन, हाइपर अमोनियम मतलब क्या है कि अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, ड्राउजीनेस एंड पेरिस्थेसिया भी आपको हो सकता है। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सबसे बेसिकली एक चीज़ यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज करेंगे विद द डायरेटिक के साथ, तो जो डायरेटिक का एक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आपको ये जनरल सभी में डाल देना है। और दूसरे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अगर फेनोटाइन और एसीटाजोलामाइड को अगर आप साथ में देते हैं तो जो फेनोटाइन का सीरम लेवल होता है वो इसका करेगा, बढ़ा देगा फेनोटाइन का एसीटाजोलामाइड, मतलब जो एसीटाजोलामाइड होगा वो फेनोटाइन का सीरम लेवल क्या करेगा, आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देगा। दूसरा, अगर सैलिसिलिक एसिड जैसे एस्पाइरिन वगैरह हम लेते हैं उसके साथ में एसीटाजोलामाइड लेते हैं तो क्या कर देगा, ये एसीटाजोलामाइड की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको लीवर सिक्रोसिस होता है, मतलब उनके लीवर क्या होता है कि सही से काम नहीं करता, वहाँ पे
फफोले टाइप के कुछ निकल आते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अल्सरेशन भी कह सकते हैं, मतलब लीवर में अल्सरेशन हो जाना। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जिनको अस्थमा वगैरह होता है। हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस, मतलब कहने का क्या, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एसिडोसिस हो, क्योंकि क्या कहते हैं ये हमारे क्या करता है, हमारे यूरिन को एल्कोलोसिस में बदल देता है। एंड एनीमिया, एडिसन डिजीज, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन ETC के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। उनके लिए ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट ड्रग के तौर पे यूज की जाती है, मतलब उनको ये नहीं दी जा सकती है। उसके बाद अगर थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि आपका जो इंट्राओकुलर प्रेशर उसको डिक्रीज कर जाता है। हैंस इट इज यूज इन द ग्लाउकोमा। ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मतलब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो होता है इंड्यूस इन द CHF पेशेंट, बेसिकली एसीटोजोलामाइड यूज टू ट्रीट देम। मतलब हमारा क्या जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है, जिसका एल्कोलोसिस का मतलब क्या कि एल्कलाई ज़्यादा, मतलब उसका बेसिडिटी बढ़ जाती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मेसिटाजोलामाइड का यूज करते हैं। एंड इन एपिलेप्टिक सीजर्स, मतलब जो आपको झटका वगैरह आता है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो एसिटाजोलामाइड यूज एज द एडजुवेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्शियल सीजर, मतलब सीजर में भी इसका यूज करते हैं। एंड एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ठीक है, एसिटाजोलामाइड इज एडमिनिस्टर्ड टू दीज क्लाइंबर्स प्रायर्स ड्यूरिंग एंड इवन 5 डेज, मतलब कहने के 5 दिन के अंतराल पे आप इसका यूज करते हैं। जिन्हें माउंटेन जो आपका सिकनेस होता है, ठीक है, उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द लूप ऑफ द हेनले, मतलब ऐसी ड्रग्स जो आपके लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हो, जहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन 25% होता है, उन ड्रग को बोलते हैं लूप डायरेटिक, ठीक है, लूप डायरेटिक। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जो लूप डायरेटिक, इसको आप हाई सेलिंग डायरेटिक के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, मोस्ट पोटेंट ड्रग होते हैं, एफिकेसी डायरेटिक होते हैं। मतलब कहने का क्या, जो जनरली मेडिकल टर्म में यूज की जाने वाली ड्रग जो है वो लूप डायरेटिक ही होती है, जिसमें आपका फ्यूरोसामाइड नाम का एक इंजेक्शन आता है, जिसको लाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो जो लूप डायरेटिक आर मोस्ट एफिकेसियस होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। क्यों क्यों क्योंकि देयर साइट ऑफ एक्शन इज थिक असेंडिंग लिंक, मतलब कहने का क्या है कि जो लूप ऑफ हेनले पे डायरेक्ट जाके काम करता है, 25% सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, लूप ऑफ डायरेटिक। अब इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जो लूप डायरेटिक होते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल होता है, उसको क्या कहते हैं, या ट्रांसपोर्टर होता है, सिम्पोर्टर होता है, उसको सीधा सीधा ब्लॉक कर देते हैं। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, इस मैकेनिज्म का हम समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको ब्लॉकर को भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आपका सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम चैनल, क्लोराइन चैनल एंड पोटेशियम चैनल आपका यहाँ पे होगा। ये आपका क्या है, आप मान लीजिए यहाँ पर आपका यूरिन चैम्बर है, ये आपका ब्लड चैम्बर है। तो यहाँ से इसको क्या रीअब्जॉर्ब होकर के यहाँ ब्लड में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम चैनल क्या होता है, सोडियम चैनल के माध्यम से सोडियम इंटर किया अंदर, उसके इस सोडियम जब आपका ये अंदर हो जाएगा, तो इस चैनल के माध्यम से सोडियम आपका, मतलब जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होता है, उसके माध्यम से ये आपका क्या जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से जो क्लोराइड होगा, क्लोराइड आपका यहाँ पे चला जाएगा, और जो क्लोराइड होगा यहाँ पे, इसका जो क्लोराइड का दूसरा चैनल था, ये आपका फिर से ब्लड में चला जाएगा। और जो पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल लगा हुआ है, ठीक है, एटीपीएच पंप लगा है। तो ये कुछ अमाउंट इसका, ये जो पोटेशियम होगा, ये यहाँ से होकर के आपके ब्लड में हो जाएगा, और कुछ पॉइंट आपका, मतलब कुछ अमाउंट आपका क्या जाएगा, फिर से ये यूरिन में आउटफुल हो जाएगा। तो हम क्या करें, जनरली क्या करें कि अगर इसी चीज को अगर हम ब्लॉक कर दें, तो ना सोडियम आपका ब्लड में जा पाएगा, ना क्लोराइड आपका ब्लड में जा पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर होते हैं, वो फ्यूरोसामाइडिया, मतलब लूप डायरेटिक जो आपका एक्शन होता है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब जब यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, तो सोडियम ना ब्लड में जा पाएगा, ना क्लोराइड जा पाएगा, ये डायरेक्टली आपका फिर से यूरिन में रहेगा, और यूरिनेशन के माध्यम से आउटफ्लो हो जाएगा। और जब सोडियम आपका यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपका नहीं होगा। तो बेसिकली जो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये यही होता है। अब इसमें जो ड्रग्स थी, जैसे आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको फ्यूरोसामाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप फ्यूरोसामाइड लिख दीजिए, उसके बाद ब्यूमेटाडिन लिखिए, टोरिसामाइड लिख दीजिए, एथेरेनिक एसिड लिख दीजिए। तो जैसे आपके लूप डायरेटिक कैटेगरी के ड्रग होते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करें, तो किडनी के ऊपर जो इसका इफेक्ट होता है, क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। सीधी बात है भाई कि सोडियम को जब रीअब्जॉर्ब होने देगा, तो इसका एसिड बेस बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों, यूरिन का, क्योंकि सोडियम है, ठीक है, तो ये यूरिन के एसिड को बढ़ा देगा। तो मतलब आपका जो यूरिन होगा वो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड वेजल पे ये क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन कॉज करवाते हैं। अब इसमें जो हमारी ड्रग्स होती है फ्यूरोसम, मतलब लूप डायरेटिक में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो फ्यूरोसामाइड हो गया, ठीक है, बिमेटानिड हो गया, टोरिसामाइड हो गया, इन सबका जो हाफ लाइफ होता है 2 से 3 घंटे होता है। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधा सीधा क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को सिम्पोर्टर को ये ब्लॉक कर देते हैं।
जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन आपके ब्लड के अंदर नहीं हो पाता। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो नॉट फॉर द लीवर फेलियर, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका लीवर फेल है उनके लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता है। हाइपोकैलेमिक पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पोटेशियम का लेवल कम है उनके लिए भी यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीधा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल को इनहिबिट कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए भी इसका यूज नहीं किया जा सकता है। एडीआर की बात करें तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है आपको, ठीक है, हाइपोवॉलीमिया मतलब आपका ब्लड का लेवल कम हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है ना, हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब कहने का क्या है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ सकता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें, यूज इन द पल्मोनरी ओडिमा, ठीक है, पल्मोनरी ओडिमा में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि ओडिमा में क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए हम डायरेटिक का भी यूज करते हैं, स्पेशली जो हमारे हार्ट वगैरह में होता है। उसके बाद इन हाइपरटेंशन, बारबिचुरेट मतलब जो बारबिचुरेट की पॉइजनिंग हो जाती है, एंड इन हाइपर कैलेमिया ट्रीटमेंट भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है वो हमारी क्या होती है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द डिस्ट। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने क्या की थी, बात प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के ऊपर बात की थी, मतलब ऐसे डायरेटिक ड्रग्स जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे काम करते हैं, मतलब लूप ऑफ हेनले के पहले काम करते हैं। अब बात आती है कि जो लूप ऑफ हेनले के जो बाद में जो हमारे जो ट्यूबुल्स होते हैं उस पर कौन सी टाइप के ट्यूबुल्स होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो हमारे जो लूप ऑफ हेनले के बाद की जो भी हमारी ट्यूबुल्स होंगे उसको बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बताया, यहाँ तक आपका क्या था, प्रॉक्सिमल था जिसमें आपका लूप डायरेटिक एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेज आया। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जिसमें आपका थायराइड आएगा एंड पोटेशियम स्पायरिन डायरेटिक आ जाएगा, और ऑस्मोटिक भी इसके अंतर्गत आएगा। तो अब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो डेरिवेटिव होगा वो आपका थायराइड डेरिवेटिव होगा, जो कि एक पोटेंट ड्रग होती है। इसका बेसिकली यूज बहुत कम किया जाता है लेकिन पोटेंट ड्रग होती है। तो जो ऑलरेडी थायराइड जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है कि सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ये इनहिबिट करती है। अब जब सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर से आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपने सोडियम को ही इनहिबिट कर दिया, सोडियम चैनल को इनहिबिट कर दिया, तो सोडियम अंदर जा ही नहीं पाएगा और आपके ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे यूरिनेशन का फ्लो तेजी से होता रहेगा। एंड दे एक्ट अर्ली सेगमेंट ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और जो इसका एक्शन होता है यहाँ पे मैंने आपको लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा। क्यों? मतलब आपको लिखना इसलिए ज़्यादा जरूरी समझा क्योंकि अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थायराइड डायरेटिक होती है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे काम करती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसके ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिम्पोर्टर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सोडियम Na+Cl- सिम्पोर्टर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, इस इनहिबिटर को पहले आप भूल जाइए, ठीक है। ये आपका क्या है, यूरिन का मामला है, यूरिनेशन का मामला है। यहाँ पर आपका ब्लड है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाना है, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से फिल्टर होकर के थायराइड जहाँ पे 5% रीअब्जॉर्प्शन था सोडियम का, उसको भी हमको यहाँ पे रोकना है। तो ये जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। यहाँ से क्या होता है कि सोडियम इस मतलब यूरिन मतलब जो न्यूबुलेंस मेम्ब्रेन है यहाँ से होकर के ये क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द इस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ऑलरेडी लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता रहता है। तो अगर सिंपली आप क्या कीजिए कि इसी सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ही आप क्या कहते हैं ब्लॉक कर दें, तो ना क्लोराइड अंदर जा पाएगा ना सोडियम अंदर जा पाएगा। जब क्लोराइड और सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर ब्लड में भी नहीं जा पाएगा। ये जो आपका पोटेशियम बचा है यही क्या करेगा, यहाँ से फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, फिर से ये ऐसे ऐसे करके टहलेगा और यहाँ से आपका ना सोडियम अंदर ब्लड में जाएगा ना क्लोराइड ब्लड मतलब ब्लड के अंदर जाएगा। तो ऐसे डायरेटिक आप क्या बोलते हैं, थायराइड डायूरेटिक। इसके अंतर्गत जो ड्रग्स आती है वो आपका आता है हाइड्रोक्लोरोथायराइड बेंजो, ठीक है, बेंड्रोफ्लुमेथाजाइड, क्लोरोथायराइड, इंडेपामाइड, ठीक है। तो ये सब आपकी ड्रग्स होती हैं इसकी। उसके बारे में इसके थोड़े थ्योरेटिकल बारे में बात करें तो जो थायराइड डायरेटिक क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्टर्स, और यहाँ पे सिम्पोर्टर का लीजिएगा उसको क्या कहते हैं इनहिबिट कर देता है इन अर्ली पार्ट ऑफ द डिस्टल ट्यूब। और ये क्या होता है, अर्ली पार्ट होते हैं डिस्टल ट्यूब, इसका मतलब शुरुआत का ही पार्ट होती है। एंड कंसेक्युटिव एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड आयन डिक्रीजेस। अब डिक्रीज हो जाएगा भाई क्योंकि वो पास आउट नहीं हो पा रहे। एंड 10 मोर नंबर ऑफ सोल्यूट्स आर डिलीवर टू कलेक्टिव ड्रग फ्रॉम द डीसीटी। अब बात है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, तो इसको एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तरीके से भी यूज की जा सकती है, जो कि हमने आपको डायरेटिक के बारे में बताया था, आपने थायराइड डायरेटिक के बारे में बताया था, ठीक है। वहाँ पे इसको बेसिकली हमने क्लियर कर दिया था आपको। उसके बाद डायरेटिक एक्शन होता है लॉस ऑफ द सोडियम प्रोमोट्स एल्डोस्टेरोन व्हिच टर्न द इनक्रीज द पोटेशियम लॉस। कहने का मतलब क्या है
जो डायरेक्टिक इसका एक्शन क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन को क्या कहते हैं, उसके प्रमोशन को क्या कहते हैं, रिलीज कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसके लॉसेस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड मेटाबॉलिक एक्शन दे क्या करते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कॉज कराते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कॉज कराते हैं जो आपके लीवर के अंदर है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन का लेवल आपका बढ़ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप हाइपोग्लाइसीमिया कर लीजिए, कॉज हाइपर यूरिसेमिया, मतलब क्या क्या आपके यूरिन के अंदर क्या क्या एनीमिया का लेवल भी ये बढ़ा देगा। एंड दे इनहिबिट यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम एंड प्रमोट्स इट्स रिटेंशन, जिसकी वजह से आपको हाइपर कैल्कुक्रिया, मतलब कहने का क्या है, कैल्कुक्रिया का मतलब क्या है कि कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर, सॉरी यूरिन के अंदर ये बढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट की भी बात करें कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन तो ओरली लिया जाता है, मेटाबॉलिज्म का हिपैटिक होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिनरी होता है। अब कुछ प्रोटीन ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बायोअवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन के बारे में। तो जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होती है उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी 70% होती है, उसका हाफ लाइफ होता है 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे होता है, और जिसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन 12 घंटे, मतलब कहने का क्या है 12 घंटे में आप इसका एक बार यूज कर सकते हैं। एंड इसका नेक्स्ट ड्रग आती है क्लोरथाइलिडॉन, जिसमें आपका 65% बायोअवेलेबिलिटी होती है, और हाफ लाइफ इसका 24 घंटे होता है, और ड्यूरेशन ऑफ द इसका 24 से 28 घंटे के करीब में होता है। उंडेपामाइड जो होती है उसके 90% से कम, मतलब ज़्यादा होती है उसकी बायोअवेलेबिलिटी, और जो उसका हाफ लाइफ होता है 18 घंटे होता है, और ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन 18 से 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे के करीब में होता है। अब इसके हम बात करें एडीआर के बारे में, तो हाइपोकालीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपोमैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का लेवल आपके बॉडी के अंदर कम हो जाना, किडनी एंड लीवर डिसऑर्डर, एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो जो क्यूनिडीन होंगे, क्यूनिडीन के आपके एंटी एरिथमिक ड्रग है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं डायरेटिक और एंटी क्यूनिडीन को साथ में लेते हैं तो ये रीपोलराइजेशन को रेट को ये बढ़ा देगा। एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या कर देगा, सारे के सारे डायरेटिक के एक्शन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर आप डिजिटैलिस और डायरेटिक को दोनों साथ में लेते हैं तो क्या कर देगा, डिजिटैलिस के प्लाज्मा लेवल को ये बढ़ा देगा। अब कॉन्ट्राडिकेशन की बात करें तो किनको ये आप नहीं दे सकते हैं, तो जो ऐसे पेशेंट जो हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं किसके, सल्फोनामाइड्स के, उनको आप ये नहीं दे सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है उनको नहीं देगा, हाइपोकैलेमिया पेशेंट एंड रेनल फेलियर एंड प्रेग्नेंट वुमेन को आप ये चीज़ नहीं दे सकते, मतलब जो थायराइड डायरेटिक ड्रग होते हैं उसको आप नहीं दे सकते हैं। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन में ओइडिमा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस फ्लूइड को ये आउट कर देता है। ठीक है, हाई इफेक्टिव इन कार्डियक ओइडिमा एंड डायबिटीज इंसिपाइडस एंड रेनल फेलियर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बेसिकली बात होगी थायराइड डायूरेटिक के बारे में। अब आता है आपका क्या, पोटेशियम स्पायरिन डायूरेटिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वीक डायूरेटिक। ये वीक क्यों बोला जाए कि इसका जो मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसका जो आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपके बॉडी के ऊपर बहुत लेट में दिखाई देता है। तो पोटेशियम स्पायरिन डायूरेटिक का सीधा मतलब से पोटेशियम को छोड़ करके बाकी इसका पूरा डायूरेटिक एक्शन होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके आते हैं पोटेशियम, उसको क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्ब होने देगा ब्लड के अंदर, और बाकी जो आपके सोडियम वगैरह होंगे उसको रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, और आपके सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब जो होंगे आपके यूरिनेशन के माध्यम से आउट हो जाएंगे, और जो आपका जो पोटेशियम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके ब्लड में रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको हाइपोकैलेमिया के चांसेस होने के बहुत ही कम चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटेशियम स्पायरिन डायरेटिक एक्ट ऑन द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स, सीधा डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स में काम करते हैं हुआ है। दे इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन, जो क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली क्या कहते हैं, सोडियम आयंस को क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देते हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन को, मतलब यूरिन मतलब ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में उसको क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो जो हमारे पोटेशियम स्पायरिन डायरेटिक होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला होता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो हमने हाइपरटेंशन में बताया था, जो एल्डोस्टेरोन क्या होता है कि आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इनहिबिटर ऑफ द रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि एल्डोस्टेरोन क्या होता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या होता है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबल क्या होता है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है जिसकी वजह से मतलब जो क्या कॉज कर सकता है, एक्सेसिव एक्सेशन ऑफ द सोडियम आयन एंड द H2O, जिसकी वजह से सोडियम आयन और H2O आपका जल्दी से जल्दी आपका, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा। अब जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो यूरिनेशन भी आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें
तो बेसिकली ये न्यूमेरल मेम्ब्रेन है या आपका बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एमआर, ठीक है। तो एमआर का मतलब कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर। ये आपका क्या है, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर है। यहाँ पर आपने कोई पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक का यूज किया। अब इसने क्या कर दिया कि यहाँ पर एमआरए का मतलब क्या होता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एल्डोस्टेरॉन का क्या बना लिया, इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि आपका जो डीएनए होगा उसके अंदर डीएनए को मैसेज करेगा, ठीक है। डीएनए क्या करेगा, मैसेज करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए के पास जाएगा। एमआरएनए क्या करेगा, एआईपी बना देगा। एआईपी का जो मतलब होता है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, मतलब जो एल्डोस्टेरोन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन होता है उसको एआईपी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जो एआईपी बन जाएगा सीधा क्या करेगा, जो सोडियम चैनल है यहाँ पे, इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। अब जब ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जो आपका ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से यहाँ से जो आपका सोडियम पास आउट होता था आपके ब्लड में, ये नहीं हो पाएगा। तो सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है। अब उसको थ्योरेटिकल बात में जानते हैं तभी आपको ये अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो जो एल्डोस्टेरोन इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द डिस्टल एंड कनेक्टल ट्यूब्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर, ये क्या बनेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जो एल्डोस्टेरोन क्या कर देगा, इस रिसेप्टर मतलब मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जो मिनरो रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा क्या, एमआरएनए को, मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए की तरफ में। अब एमआरएनए क्या करेगा, वेरियस प्रोटीन्स बनाएगा, वो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। मतलब ये जो एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगेगा। और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन किसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो इंक्रीज ट्रांसफर ऑफ द सोडियम क्लोराइड आयंस इनटू द इंट्रिंसिटम। इंट्रिंसिटम का मतलब क्या होता है कि जो आपका ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो लेवल हो जाएगा वो आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएंगे। अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो पोटेंट ड्रग आती है स्पिरोलेक्टोन एंड एप्लोरनोन आता है, ठीक है। तो जो एप्लोरलेक्टोन होता है वो एंटागोनाइज करता है कैलोयूरेटिक इफेक्ट ऑफ द अदर डायूरेटिक। कैलोयूरेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जो पोटेशियम के लिए पोटेशियम को स्क्रीट आउट कर देते हैं तो उसको कहते हैं एंटागोनाइज कर देगा। इट हैड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम आयंस, क्या कहते हैं कि जो आपके यूरिन के माध्यम से कैल्शियम आयंस का एक्सक्रीशन ये बढ़ा देता है। एंड इट इंक्रीज यूरिक एसिड इनहिबिशन ऑफ द H+ सिक्रीशन बाय द ड्रग। मतलब कहने का क्या, यूरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा और जो H+ आयन मतलब जो हाइड्रोजन होगा उसके सिक्रीशन को आपके घटा देगा। उसके बाद आता है इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है वो सीधा सीधा क्या है, इसके एफिकेसी को रिड्यूस करेंगे। और जो एसी इनहिबिटर ड्रग होती है वो क्या करेंगे, आपको हाइपरकैलेमिया कॉज करा सकती है। थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो इन हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। ऑडिमेटिस कंडीशन मतलब अगर ऑडिमा वगैरह उसमें भी यूज किया जाता है। हाइपोकैलेमिया मतलब हाइपोकैलेमिक कंडीशन मतलब अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर कम है तभी इसका यूज किया जाता है। एंड इन लिथियम इंड्यूस्ड पॉलीयूरिया इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द, सीधा सीधा क्या कहता है, लिथियम की वजह से होने वाले जो लिथियम इंड्यूस्ड मतलब लिथियम पॉलीयूरिया है उसको भी क्या कहते हैं, डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब बात आती है ऑस्मोटिक डायरेटिक के बारे में। अब आती है आपकी ऑस्मोटिक डायरेटिक के बारे में। तो जो ऑस्मोटिक का पहले मतलब समझ लिया कि ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंग्रेडिएंट है, ठीक है, अगर वो इस साइड में ज़्यादा है इस साइड में कम है, मतलब आप एक मेम्ब्रेन मान लीजिए ECF है ये ICF है, तो अगर ICF में ज़्यादा है किसी भी इंग्रेडिएंट के कंसंट्रेशन तो ये ECF में जाकर के इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ना, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक इसी को बोलते हैं। और डायरेटिक का जो ऐसे एजेंट जो क्या करें डायलिसिस कॉल करें, दैट्स कॉल्ड हमारे डायरेटिक्स। तो जो ऑस्मोटिक डायरेटिक स्पेंडिंग द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा लेवल, सीधा ये क्या करते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसके लेवल को बढ़ा देते हैं और प्लाज्मा लेवल को भी बढ़ा देते हैं। देयरफॉर इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी, जिसकी वजह से किडनी तक ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है। अब जब आपका किडनी तक ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सब मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होगा तो आपका यूरिनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में और जल्दी से जल्दी होगा। तो जो ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन द वाटर एंड द सोडियम, ये क्या कहते हैं, वाटर एंड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सोडियम का लेवल होता है वो घट जाता है आपके ब्लड के अंदर, मतलब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जो हमारी ये ऑस्मोटिक डायरेटिक ड्रग होती है वो सोडियम को लेकर के यूरिन के माध्यम से विड्रॉल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग आती है मैनिटॉल आती है जो कि नॉर्मली यूज की जाती है मेडिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो जो मैनिटॉल हो क्या प्रोटोटाइप की ड्रग है, इट है लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए इसका जो हाफ लाइफ होता है वो कम होता है और ये किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिज्म शो नहीं
नहीं करता, मतलब आपके बॉडी के अंदर जाता है तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। इसको जो मतलब IV रूट से इसका दिया जाता है लॉ डोज। अब अगर इसमें बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, तो आपके ब्लड में मतलब आपने क्या किया, इंट्रावेनस इसको इन्फ्यूज किया और क्या कहते हैं H2O, मतलब ये क्या पानी ही तो ऑस्मोटिक आपका पानी ही तो है, तो ये क्या करें आपके ब्लड में जो क्या करेगा ये बढ़ जाएगा। अब जब आपके ब्लड में जाएगा तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो ये क्या करेगा, ये अपने कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए ये ब्लड क्या करेगा, इसको यहाँ पे यूरिन को देने की कोशिश करेगा, मतलब इस मेम्ब्रेन को देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जैसे आपका H2O का मात्रा ज़्यादा हुआ तो ऑस्मोसिस के माध्यम से यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए H2 यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे H2 दिया तो यूरिनेशन के माध्यम से, चूंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ, तो जब पानी ज़्यादा हुआ तो यूरिन के फ्लो आउट होने लगेगा, और जब फ्लो आउट होने लगा तो ये आपका क्या है, एक एज डायरेटिक के तरह काम कर रहा है। इनिशियली IV एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेटरी इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है। टू कंपनसेट दिस इफेक्ट एक्सेस वाटर इज शिफ्टेड फ्रॉम द ICF टू ECF, ठीक है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपका बढ़ जाएगा तो यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएगा, क्लोराइड भी जाएगा, HO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन भी जाएगा और फॉस्फेट आयन भी जाएगा। इसकी अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो एडमिशन IV रूट से लेता है, हाफ लाइफ इसकी 15 से 90 मिनट होती है। ये मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता, एलिमिनेशन इसका यूरिन में होता है। अब इसके एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो नोजिया, हेडेक, एमएसी, ड्राई माउथ, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में आपका वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। पॉलीडिस्पिया, चेस्ट पेन, ये सब आपको हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो एब्सेंस ऑफ द यूरिन प्रोडक्शन, मतलब आपका यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। CHF मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट में, सेरेब्रल हेमरेज में या टेकिकार्डिया में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। थेरापेटिक यूज के बारे में बात करें तो रेनल फेलियर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, मतलब एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपका आइज के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना, उसमें भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्वस ह्यूमर की पोटेंसी को और एक्वस ह्यूमर के लेवल को आपके ब्लड के अंदर कम कर देता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग, और ये जो हमारी पॉइजनिंग होती है बार्बिटरेट वगैरह की, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्लास की ड्रग आती है वो क्या आती है, इनहिबिटर ऑफ द रेनल एपिथेलियल सोडियम चेन चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली होता क्या है कि यहाँ पर आप जैसे कि पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर ब्लड का यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देती है। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी तो सोडियम अंदर जाएगा नहीं, और जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे सोडियम ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये आपका ब्लड का पोर्सन हो गया, ये आपका यूरिन का मतलब ल्यूमिनल मेम्ब्रेन का पोर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ड्रग आती है एमाइलोड्राइड और ट्राइमेट्रिन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये डायरेक्टली ब्लॉक द एपिथेलियल सोडियम चैनल ऑफ द डिस्टल ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल ट्यूबल्स का सोडियम चैनल को सीधा ब्लॉक कर देती है, जो कि एनहेंस द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम अलॉन्ग विद द क्लोराइड आउट बट इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आयंस। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एमाइडोक्रिन इज पार्शली एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT, मतलब GIT के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इट हैज ओरल बायोएक्टिविटी अबाउट 15 से 25%, एंड हाफ लाइफ इसका कितना होता है, 21 घंटे के आसपास में होता है। अब अगर इसकी हम एडवर्स इफेक्ट की बात में करें तो हाइपोकैलेमिया, GIT डिस्टर्बेंस, हेडेक, MSCS, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। उसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली लिया जाता है, बायोलिटी 75%, प्रोटीन बाइंडिंग 91 to 98%, एंड मेटाबॉलिज्म हिपैटिक में होता है। इसके साथ यूरिन एंड सम फ्रैक्शन ये बाइल के भी चला जाता है। एंड इसका ड्रग इंटरेक्शन के बाद में बात करें तो अगर ACE इनहिबिटर लेते हैं और साथ में, ठीक है, ये ड्रग आप लेते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक लेते हैं, तो क्या कहते हैं, ये डेंजरस हाइपर कैलेमिया आपको कॉज करा सकता है। अगर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ लेते हैं तो इनहिबिट ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, मतलब उसके एक्शन को कम कर देगा। एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड के साथ लेते हैं तो ये डिजॉक्सिन के प्लाज्मा लेवल को ये बढ़ा देगा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको एडिसन डिजीज, हाइपोकैलेमिया, एनूरिया, पेप्टिक अल्सर, लैक्टेटिंग मदर, ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन, इनको ये आप नहीं दे सकते। उसके बाद थेरापेटिक यूज के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन में, एल्डोस्टेरोनिज्म में, ठीक है, जो क्या कहते हैं कि रिस्टोर, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। एंड इन कार्डियो हार्ट फेलियर, मतलब जो कार्डियक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी आप ये नहीं दे सकते। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।